चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब आप सभी कर दीजिएगा। और आप सभी के लिए ऑलरेडी मैनेजमेंट का 50 घंटे का बैच जो है यूट्यूब पे बना रखा है, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा, जहाँ पे पूरा बेस जो है आप सभी का कंटेंट के साथ जो है तैयार करने की कोशिश आप सभी के लिए करी है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। और बैचेस में एनरोलमेंट अभी चल ही रहे हैं, तो अगर आप सभी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो बैच में एनरोल करा सकते हैं। और बहुत जल्दी जून एग्जामिनेशन के लिए भी बैच जो है आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा सिलेक्शन बैच अभी चल ही रहा है, जिसके बारे में आप सभी को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सारी बातें चलेंगी, ठीक है जी। शुरू करें तो मुझे एक बार फटाफट से बताओ, देखें तभी आगे देखो गुड इवनिंग वगैरह बोल दिया करो, अपनी अपनी प्रेजेंट एब्सेंट लगा दिया करो कि हाँ जी सर वी ऑल आर रेडी, आप बस शुरू करो। देखो बच्चा, बात ऐसी है, बात ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर कोई अभी तक किसी ने नहीं देखा है वो वाला सेशन, तो मैं बोलूंगा सर जाके देखो, क्योंकि पूरा का पूरा बेस जो है मैंने वहां पे आप सभी को बताया। अब जब हम लोग टाइप्स की बात करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की टाइप्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दो तरीके से यानी कि दो टाइप आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बताए गए हैं कि सर एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। एक आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और एक आप सभी का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। अब सर ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आता है। देखो नाम से गाइस हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब अपन फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक कपड़े हम लोग पहन रहे होते हैं, बिल्कुल आयरन हमारी क्या होती है सर, शर्ट होती है, क्रीज वाली हमारी पैंट है, फॉर्मल शूज हम लोग पहन के जा रहे हैं विद पॉलिश और सॉक्स बढ़िया, बेल्ट लगा के, टाई लगा के, दैट इज फॉर्मल। वहां पे सारी चीजें सिस्टमैटिक है, वहां पे स्ट्रक्चर एक प्रॉपर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। जबकि इनफॉर्मल में अगर मैं आपसे बात करूं तो सर वही फटी हुई जीन्स हम लोग पहन के जा रहे हैं, शर्ट हमारी बाहर है ना, और स्पोर्ट्स शूज में पहन के जा रहा हूं। मतलब एक बेसिक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं। तो सेम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के भी मैं बात करूं आप सभी को, उसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट हो जाते हैं, एक आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया और एक आप सभी का गाइस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब थोड़ा सा पहले हम लोग अगर बात करें दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि सर आखिर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं आप सभी से कि सर ये जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इनमें चीजें क्या हो रही है, क्या जो है आप सभी का यहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। जो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो भी आपका स्ट्रक्चर बना दिया, जो भी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर बना दिया, वो प्रॉपर वे में क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है। जो भी अथॉरिटी आपकी होती है यानी कि टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पूरा का पूरा सबको पता होता है, सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता है, यानी कि सारे जो है प्रॉपर हायरार्की में जो है काम कर रहे होते हैं, राइट। जबकि इनफॉर्मल में मैं बताऊं तो जो इनफॉर्मल नेटवर्क आप सभी का बनता है ना, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है कि सर आपके पर्सनल रिलेशनशिप से हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल, आप कोई अगर वर्किंग होगा तो अच्छे से जो है कनेक्ट कर पाएगा इस पर्टिकुलर चीज को। देखो एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है फॉर्मल बना दिया, यानी कि आपका सीईओ है, उसके नीचे फिर प्रेसिडेंट आपके आ गए, फिर आपके जो है मैनेजर्स आ गए, जनरल मैनेजर, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद जो है सुपरवाइजर्स आपके आ जाते हैं, देन आप खुद आ जाते हो और फिर सारा बढ़िया काम करता रहता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है स्ट्रक्चर बना के हमें दिया, ठीक है। इनके अलावा अब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ब्रेक हुआ तो चाय पानी पीने बाहर थड़ी पे बढ़िया बैठ गए और वहां पे जाके जो है आपस में आपका जो है दूसरे डिपार्टमेंट का भी आपका बंदा मिल जाता है ना। फिर एक जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट में से भी सर आके जो है हमारे साथ चाय पीने लग जाते हैं, जो कि नहीं होता है, ठीक है। तो आपस में 4-5 लोगों ने जो है सर ग्रुप बना लिया, तो ये जो ग्रुप आपका बना है दिस इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ये आप सभी का क्या होने वाला है सर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनके पर्सनल इंटरैक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं आप सभी का क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। गाइज लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि एक कोर कंटेंट जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने की आप सभी को कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। अगर ओरिजिन की बात करूं कि सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस कंपनी के जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं।
जबकि आपका जो इनफॉर्मल होता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बनता है, एज वी डिस्कस। अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, पोजीशन जो हमारे मैनेजमेंट जो पोजीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग कहना कि अथॉरिटीज आपके यहाँ पे स्टैब्लिश होती है। यहाँ पे इनफॉर्मल में क्या होता है कि सर आपकी जो पर्सनल क्वालिटीज हैं उसके बेसिस पे कि अगर मेरे को ज्यादा आता है तो भैया मैं नेता बनूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, सही बात है। बिहेवियर जो है डायरेक्टेड बाय रूल्स, यानी कि जो भी रूल्स आपके मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट बताए उसके अकॉर्डिंग गाइस हमें काम करना होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है बिहेवियर का, कोई अपने, क्योंकि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में तो सर क्या ही पैटर्न है, नो पैटर्न, कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपनी अपनी मर्जी के काम कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है आप सभी का एक स्केलर चेन के थ्रू होता है। हमें पता है कि सर स्केलर चेन है ना, सभी को पता है कि सर ABCDEF है ना, 12th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यानी कि ए को बी के से जाना है, मतलब ए को कोई सी को बात पहुंचानी है तो ए को बी पे पहुंचानी पड़ेगी, बी को पहले फिर सी पे पहुंचानी पड़ेगी, ऐसा ही है, सही बात है। तो यानी कि प्रॉपर है ना, क्या नाम है, स्केलर चेन हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको जो मर्जी है वो जाके बात कर लेता है। ये इसका जो नेचर है कहीं ना कहीं आपका रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जो बना दिया दैट वी हैव टू फॉलो। जबकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, चेंजेबल है, हम लोग अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंज करते रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हो जाता है। अब क्या होता है ना, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना गाइस, इसके बहुत सारे टाइप्स हमारे पास होते हैं, इसके क्या है, बहुत सारे टाइप हमारे पास यहाँ पे होते हैं। आई होप इतना जो है आप सभी को समझ में, इतना जो है आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना, सही बात है। देखो लाइक करते रहो, बहुत कम स्टूडेंट्स है लाइव वॉचिंग है ना। मैं भी शेयर कर देता हूं एक बार। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा फॉर्मल की गाइस बात कर लेते हैं कि आपके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपका है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो आपका है वो क्या है, यानी कि इसके कौन कौन से आपके यहाँ पे टाइप होते हैं और टाइप नहीं होते हैं, ये भी आप सभी को यहाँ पे देख लेना है। तो गाइस सबसे पहले, आई होप समझ में आ रहा होगा, अब हम लोग चल रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक सर हमारा होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी, सही बात है ना, सही बात है। चलो अब आप देखो और समझने की कोशिश जरूर आप लोग करिएगा, सुनिएगा और देखिएगा। ये मैंने मेरा सेशन एक बार शेयर कर दिया है, नाउ लेट्स सी। चलिए अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना मजा आ जाएगा आज की क्लास में। इसी तरीके से सारे टाइप्स करवा रहा हूँ वन बाय वन आज, ठीक है, और आज ही थोड़ी लंबी क्लास चलेगी बट यस हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे कंटेंट को। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, आप सबसे तो ओल्डेस्ट है और सिंपलेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। क्या होता है ना, इस स्ट्रक्चर में जो भी अथॉरिटी होती है वो सर हाईएस्ट अथॉरिटी टू लोएस्ट लेवल पे चलती है, यानी कि हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ यहाँ पे चल रहे होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग यहाँ पे अप्रोच हमारी यूज लेते हैं, सही बात है ना, सही है। अब इसके आगे क्या हो रहा है, हर एक लेवल पे जो है डायरेक्ट सुपरविजन होता है, मतलब वॉट जो भी मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे जो भी सुपीरियर है, सीनियर है, उसको पता होगा और डायरेक्टली कहीं ना कहीं सुपरवाइज कर रहा होता है। जैसे सर आप तो बोलेंगे हमें ऐसे समझ में नहीं आया सर, आप तो पढ़ रहे हो, थोड़ा सा हम लोग इसके थ्रू चलते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से और समझ में आएगा डायग्राम के थ्रू। क्या मैं बोलने की कोशिश आप सभी को कर रहा हूं और क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि सर एक लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां पे एक आप सभी का यहाँ पे सीईओ है। अब सीईओ है, उसके अलावा दो आपके पास यहाँ पे मैनेजर है। सर एक तो प्रोडक्शन मैनेजर आपके पास हो गया और एक जो है मार्केटिंग मैनेजर आप सभी के पास हो जाता है। एक तो प्रोडक्शन मैनेजर हो गया और एक मार्केटिंग मैनेजर है ना, हो गया। अब मार्केटिंग मैनेजर के अंडर दो लोग आपके पास आ रहे हैं, सर असिस्टेंट मैनेजर ए, असिस्टेंट मैनेजर बी, उसके अंडर में इंजीनियर्स आपके पास आ रहे हैं। ऐसे ही मार्केटिंग मैनेजर में सेल्स ऑफिसर ए है, सेल्स ऑफिसर बी है,
उसके अंडर में एक एक आपके सेल्स पर्सन आ रहे हैं। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि सर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सुपरवाइज कर पा रहे हो अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके, यानी कि सीनियर्स जो हैं डायरेक्ट सुपरवाइज कर पा रहे हैं, भैया इसको डायरेक्ट सुपरवाइज कर पा रहे हैं, इसके अलावा कोई सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अथॉरिटी जो हमारी फ्लो होती है ना फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट तक होती है, एज वी डिस्कस, हमने अभी इस फ्लो चार्ट में भी देखा। ठीक है, डायरेक्ट सुपरविजन होता है ना, यानी कि जो भी each supervisor has a direct control over the subordinates in the line without much delegating or outside intervention। कोई भी आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग सुपरवाइज कर पाते हैं। देखो डायरेक्टली सुपरविजन के फायदे भी होते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं जल्दी होती है, इतना लेट नहीं होता है, और अपन डायरेक्टली किसी को बता सकते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग पावर हम लोग कहीं ना कहीं अच्छी खासी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है, एक क्लियर कट स्ट्रक्चर आपके पास है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हायरार्कीज आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती है। आपके पास आपके सर के ऊपर 5 नेता नहीं होते हैं, है ना। जब पता क्या होता है, अगर 5 नेता या 50 नेता फॉर एग्जांपल बात कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बिल्कुल रियलिस्टिक चीज है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 50 तरीके के नेता जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, आप और हर कोई अपना अपना सलाह मशवरा दे रहा है और ये कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर वो ऑर्गेनाइजेशन में पक्का ताला लगने वाला है। प्रॉपर हायरार्की और फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया क्यों है हमने, जरूरी है, सबको पता होना चाहिए कि भैया आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, और आपको क्या नहीं करना है। राइट, सही बात है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है आपकी लाइन में, है ना, और कॉम्प्लिकेटेड हायरार्कीज जो है हमें कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करनी होती है। स्केलर टाइप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम लोग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट हायरार्किकल यहाँ पे सिस्टम आप सभी का होता है, जैसे हमारे जो मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड होती है उसी तरीके से हम यहाँ पे हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, सही बात है। यस विशाल, हाउ आर यू, आई जस्ट सॉ योर कमेंट। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। चलो, सही है, सही बात है। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। अभी लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ना कुछ आपके पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस है, कि जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन है सिंपली होता है, बिल्कुल हमने पढ़ा। डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी को पता होता है कि यार क्या उनको काम करना है, उनके पास कितनी पावर है, और उनको उनकी क्या कहीं ना कहीं जो है ना, क्या नाम है, क्या जो है कहीं ना कहीं उनको करना है, क्या उनको नहीं करना है। यूनिटी ऑफ कंट्रोल होता है, यूनिटी ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि सर डायरेक्ट सुपरविजन हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन होता है, इकोनॉमिकल है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में आपका होता है। कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है कि सर लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकेशन नहीं होता है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि सर अभी चेंजेबल एनवायरनमेंट है, बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एरा हम लोग बोल सकते हैं, जहां पे हर एक जो है कहीं ना कहीं कंपटीशन में बैठा है। तो वहां पे अगर आप स्पेसिफिकेशन नहीं करोगे चीजों को लेके, तो सर चीजें वहां पे गलत हो जाएंगी, वहां पे चीजें कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, सही बात है, सही बात है। तो स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे स्पेसिफिकेशन भी अभी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपका जो लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वहां पे कहीं ना कहीं क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। सही बात है, सही बात है ना।
बता दो, मुझे फटाफट से बता दो, सब कुछ सही है या नहीं है, हाँ या ना, जल्दी से फटाफट से बताओ। सही है। इसके अलावा ओवरलोडिंग की हम लोग बात करते हैं, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स होता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स क्यों होता है? क्योंकि सर अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रिक्ट हायरार्की आपके पास होती है, रिजिड यहाँ पे चीजें होती हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, पर ठीक है, जो बोला है सर वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि लाइन में क्या हो रहा है सर, आपका जो भी आपका काम हो रहा है ना, जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल तक होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सर जो आपको बता दिया वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है करना पड़ेगा। लिमिटेड कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जो है वो है, यानी कि मैंने आपको काम बताया, आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट। और लिमिट कम्युनिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पेपर 1 में भी कि सर कम्युनिकेशन अच्छा कौन सा होता है, 2 वे कम्युनिकेशन जब हो। अगर 1 वे कम्युनिकेशन होगा तो सर वैसे ही वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन जो है क्रिएट होने लग जाएंगी। तो ये आप सभी का हो जाता है ऐसा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब जैसे जिस स्पेसिफिकेशन की गाइस हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले तो आई होप समझ में आ गया होगा, जिस स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे थे, जो आपके लाइन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो है कहीं ना कहीं नहीं था, लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन आपका था, तो सर उसको कंप्लीट करता है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यानी कि आपका ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सुनना। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर सर बहुत बेसिक है, कंफ्यूजन डेफिनेटली खत्म आप सभी का आज होने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है जो भी देख रहे हैं। सुनना, क्योंकि बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है हो जाना चाहिए फटाफट से। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के हाइब्रिड आपका फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जहां पे लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस दोनों आपके आते हैं। ऑल्दो जैसा नाम है सर वैसा हम लोग समझ सकते हैं। क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे होता है, और जहां पे लाइन अथॉरिटीज हमारे पास होती हैं, साथ में हमारे पास स्टाफ अथॉरिटीज होती हैं। अब सर ये लाइन अथॉरिटीज और स्टाफ अथॉरिटीज अलग है क्या? जैसे आज मैं मेरे प्रीमियम बैच में, जो मेरा पेड बैच है ना, उसमें पढ़ा रहा था, जैसे एचआरएम हम लोग कर रहे हैं, तो एचआरएम में बता रहा था कि भाई जो एचआर मैनेजर है, जो पेड वाले बच्चे होंगे वो डेफिनेटली बताएंगे, हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, जो एचआर मैनेजर होता है वो लाइन या स्टाफ किस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है? तो सर वो हमारा कहीं ना कहीं स्टाफ में होता है। पर वो स्टाफ में होता क्यों है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को, उसके लिए सर बता रहा हूं। क्या होता है ना, कुछ लाइन अथॉरिटीज हमारे पास होती हैं, कुछ हमारे पास जो है स्टाफ अथॉरिटीज होती है। जो लाइन अथॉरिटीज होती है ना, वो ऑपरेशनल वर्क कहीं ना कहीं कर रही होती है, और जबकि जो स्टाफ अथॉरिटीज होती हैं वो आपकी सपोर्टिंग एक्टिविटीज कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सर नहीं आया समझ में, सुनना समझना, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी के बारे में। अगर लाइन अथॉरिटी को मैं एक और डिटेल में अगर आपको समझाना चाहूं, तो लाइन अथॉरिटी क्या है, डायरेक्ट पावर्स इनके पास होती है कोई भी अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देने के लिए या उनको कमांड देने के लिए, डायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं ये लोग बोल सकते हैं। तो लाइन मैनेजर्स हैव द डिसीजन मेकिंग पावर ओवर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कोर ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके कोर ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो बेसिक लेवल पे जो कहीं ना कहीं आपके काम हो रहे हैं, एक्चुअल लेवल पे काम हो रहे हैं, उन पे डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आपके लाइन मैनेजर्स कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सुपरविजन है, डायरेक्ट जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तो हमने बात ही करी ना, डायरेक्टली कहीं ना कहीं वहां पे सारी चीजें हो रही हैं। जैसे हम बात करें कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जो है कहीं ना कहीं अथॉरिटी है कि जो भी लेबर्स या जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है या जो भी वर्कर्स हैं, उनको डायरेक्टली वो ऑर्डर दे सकता है सर, कमांड दे सकता है। वो आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, दैट इज योर लाइन अथॉरिटी। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टाफ अथॉरिटी की बात करूं, तो स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी इन नेचर, यानी कि स्टाफ प्रोफेशनल क्या करते हैं, ये स्पेशलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया थोड़ी देर पहले कि सर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या था कि वहां पे लैक ऑफ स्पेसिफिकेशन था, उसको कौन पूरा कर रहा है, आपका लाइन एंड स्टाफ। क्योंकि स्टाफ जो आपकी अथॉरिटीज हैं, है ना, वो एडवाइजरी होती है नेचर में, यानी कि सपोर्ट कहीं ना कहीं जो है लाइन मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाती है, बट
बट क्या उनका डायरेक्ट अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है उन पे डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, कमांड होती है कि नहीं सर? जैसे मैं तो एक बेसिक एग्जांपल, मेरी पेड क्लास वाला जो सुबह वाला एग्जांपल था उसी का लूंगा। फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर की हम लोग बात करें। अब जो एचआर मैनेजर है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो यानी कि वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं कि यार किस तरीके से हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम लोग मोटिवेट करें, उनका कहीं ना कहीं मराले हम लोग कहीं ना कहीं जो है बूस्ट करें और अपनी प्रोडक्टिविटी और बेटर परफॉर्मेंस के साथ वो है काम कर पाए। तो पर क्या ये डायरेक्ट सुपरविजन कर पा रहे हैं उन पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट्स का? क्या ये डायरेक्टली जो है उनको कमांड दे पा रहे हैं? क्या ये डायरेक्टली जो है उनको ऑर्डर दे पा रहे हैं? नहीं सर। पर जो लाइन मैनेजर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, है ना, उनके सपोर्ट के लिए जो है कहीं ना कहीं यहां पे काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके स्टाफ अथॉरिटीज होती हैं, स्टाफ अथॉरिटी। जैसे स्टाफ डिपार्टमेंट आपके हो गए, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, लीगल हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, जो दैट असिस्ट द लाइन मैनेजर विद एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। आई होप दोनों में जो है डिफरेंस आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ या ना, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से सेशन को, ठीक है, सही बात है। हेलो दिव्या, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू अगेन इन द क्लास, वेलकम बैक। अच्छा लगा देख के, है ना। सही बात है, आई होप समझ में आ गया हो सबको। तो अगर हम लोग बात करें जैसे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सुनना बेटा समझना, इस पूरे चार्ट से जो है आप अच्छे समझ पाएंगे। मैं लाइन की बात कर रहा हूं सबसे पहले ना, लाइन की सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे आपके तीन आ गए, पर्सनल मैनेजर आ गया, वर्क्स मैनेजर आ गया, चीफ अकाउंटेंट आप सभी का आ गया, उसके नीचे जो है प्लांट सुपरिटेंडेंट आप सभी का आ जाता है। देन उनके अंडर और आपके पास आ जाते हैं, जैसे फोरमैन शॉप ए आ गया, फोरमैन शॉप बी आ गया, फोरमैन शॉप सी आ गया, और इनके नीचे आप सभी के पास वर्कर्स आ गए। तो यहाँ पे डायरेक्ट सुपरविजन है। अब बाकी के जो चीजें मैंने इग्नोर करी, यानी कि जो अभी आपके सामने नहीं बोली है ना, जो भी आपके सामने नहीं बोली, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, मैं बात करूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफिसर्स, मैं बात करूं क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, ये क्या है, ये आपके स्टाफ, यानी कि आपके लाइन एंड स्टाफ आपके दोनों गए। लाइन में तो क्या हो रहा है सर, डायरेक्टली हम लोग बात कर पा रहे हैं, डायरेक्टली कमांड और ऑर्डर ये लोग जो है आपके सबऑर्डिनेट्स को दे पाते हैं। पर ये जो आपके बाकी के हैं, जो आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफिसर्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, दे आर गिविंग जस्ट देयर एक्सपर्टीज एंड दे आर जस्ट सपोर्टिंग टू द लाइन मैनेजर्स। ये क्या कर रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, आपके लाइन मैनेजर्स को क्या कर रहे हैं सर, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप सभी का होता है, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारा क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। बढ़िया तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। आना ही था सर, दिस बिकम माय जिद, यू हैव टू यू नो डू दैट, बिकॉज बाकी तो आप सभी को पता ही है ना, दिव्या करना ही है, बहुत बढ़िया, यही चाहिए बस जीवन में, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़े से इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं। देखो फंक्शनल एक्सपर्टीज होता है, बिल्कुल बात करी। एक्सपीरियंस जो है हम लोग स्टाफ पर्सनल जो है उनका कहीं ना कहीं लेते हैं, सो दैट अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ जो है आपका अच्छा जो है रिजल्ट आउटकम आपको देखने को मिले। प्लान्ड स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होता है आप सभी का आपका लाइन एंड स्टाफ, है ना। स्पेशलाइज्ड वर्क इज डन बाय द स्टाफ, द लाइन पर्सनल कैन डिवोट देयर टाइम टू अचीव सेटिंग टारगेट्स। जो भी स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है तो वो स्टाफ मैनेजर्स देते हैं, और जो लाइन मैनेजर्स होते हैं बाकी का टाइम अपने जो भी एक्चुअल उनको काम करना है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं दे रहे होते हैं। क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बेटर हो जाती है, ठीक है। अब जब स्टाफ स्पेशलाइजेशन आपका मिल रहा है तो जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। क्योंकि देखो एचआर की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा
तो एक्सपर्टीज अपनी अपनी जो नॉलेज कौन शेयर करेगा सर, एचआर मैनेजर शेयर करेगा, किस तरीके से चीजें जो है कहीं ना कहीं करनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है सर, एचआर मैनेजर जैसे होली आ रही है ना, तो एचआर मैनेजर बोल रहा है कि सर होली आई तो रंगोली बनाओ, दिवाली आई तो रंगोली बनाओ, और कुछ हुआ तो रंगोली बनाओ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा भैया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज हम लोग करेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से जो है उनकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना है, वो काम है आपके एचआर मैनेजर का, ठीक है ना कि हर त्योहार पे हर फेस्टिवल पे रंगोली बनाने का। ऐसा नहीं होता है। खौर खैर बहुत ज्यादा मीम चलते हैं, पर मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मुझे पता है सर एचआर बहुत ज्यादा अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी, सही बात है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इस फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या आता है, क्या आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपका फॉर्मल में ही चल रहे हैं ये सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके फॉर्मल में चल रहे हैं, अभी इनफॉर्मल कोई भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ सर, वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम व्हाट, कि सर फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे जैसे फंक्शंस के अकॉर्डिंग बोल दो, या हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उन पे बेस्ड जो है कहीं ना कहीं आप सभी का फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स मैंने डिवाइड कर दिया है ना। डिवाइड कैसे किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैंने अलग बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया, सेल डिपार्टमेंट अलग बना दिया, एचआर डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज और अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस आई जस्ट डिवाइडेड द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ है, अब सेल्स एंड मार्केटिंग अलग हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग हो गया, फाइनेंस फैसिलिटी प्रोकरेंटमेंट आपका अलग हो गया। अब सेल्स एंड मार्केटिंग में 3 आपके आ गए, फील्ड सेल्स फोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डेवलपर्स, टेस्टर, क्वालिटी एश्योरेंस। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, पेरोल। आप देखेंगे पूरी की पूरी जो एक्टिविटीज है ना, मतलब एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया सर, डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हम लोग बोलने वाले हैं आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गुड इवनिंग उपेंद्र, कैसे हैं? ठीक है, सही बात है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टोटली बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइजेशन। डिवीजन जो हम लोग करते हैं है ना, किस पे बेस्ड होके करते हैं सर, स्पेशलाइजेशन पे, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, बिल्कुल सही बात है। किसी का भी किसी में बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है भाई, सेल वाला दूसरे में नहीं घुसेगा, है ना, ठीक है। एचआर में मार्केटिंग वाला अलग रहेगा, इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं वर्क कर रहे होते हैं, बट अलाइंड होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। सही बात है। सेंट्रलाइज जो है कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है आपके इस फंक्शनल में। क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपके हो सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है सर, अब आप देखो स्पेशलाइजेशन यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करे। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल का बंदा हूँ, मुझे अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छे तरीके से मैं बेच पाऊंगा, तो सर मुझे जो है सेल डिपार्टमेंट बांट दिया, मैं उसकी मेरी जो एक्सपर्टीज है ना, मैं उस पर्टिकुलर सेल डिपार्टमेंट को दे पाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है, सही बात है। और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और अकाउंटेबिलिटी है क्लियर होती है, भाई मेरे ऊपर एक बॉस है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे इसको आई एम जस्ट अकाउंटेबल फॉर दैट पर्सन ओनली, राइट, सही बात है। क्या डिसएडवांटेज हो जाते हैं सर, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस आप सभी को देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन थोड़े से जो है हो सकता है आप सभी को इसमें चैलेंजेस फेस करना पड़े, प्रॉब्लमेटिक चीजें कहीं ना कहीं हो, क्योंकि एज अ टीम वर्क हो सकता है काम जो है आप सभी का यहाँ पे नहीं चले, ठीक है, सही बात है। तो और हर एक जो डिपार्टमेंट है ना, अपने अपने डिपार्टमेंटल गोल पे जो है कहीं ना कहीं फोकस करता है, और बाकी की चीजें हो सकता है कि सर इनसे क्या हो जाए, इग्नोर भी ये लोग करते हुए चले, तो एक ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इट वाज अबाउट योर फंक्शनल स्ट्रक्चर। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जो अभी आए हैं स्टार्टिंग से सेशन जरूर देखना, पूरा बेस बताया, और इससे पहले पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया मैंने। एक बात थम्स अप फटाफट से कर दो कि हाँ जी सर समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे अपन
किसके बारे में? डिविजनल स्ट्रक्चर की जो है हम लोग बात करेंगे। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर तो दैट वाज यू नो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट हमने बना दिए थे। अब इसमें डिविजनल में हम लोग क्या कर रहे हैं सर? डिविजनल में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर ऑफरिंग, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज, या ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और योर ज्योग्राफी। हर एक जो डिवीजन होता है इसमें इंडिपेंडेंटली होता है, अगेन है ना, उसके खुद के जो है कहीं ना कहीं रिसोर्सेज होते हैं। आप ध्यान में रखो कि सर ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे मैं टाटा की बात करता हूँ, ठीक है, टाटा ग्रुप्स की हम लोग बात करें तो सर वो हर किसी फील्ड में है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनाया? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच दे आर ऑफरिंग। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं किस तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मैं केवल एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं शूज भी बेच रहा हूँ, शूज भी बना रहा हूँ, मैं क्लोथ भी बना रहा हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ सामान भी बना रहा हूँ। तो यानी कि प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बना लिया, सर्विसेज के बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? दैट इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाट? दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे सीईओ है, अब उसने आपका प्रोडक्ट 1 हो गया, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज योर प्रोडक्ट 1, दैट इज प्रोडक्ट 2, दैट इज 3, प्रोडक्ट 4। अब प्रोडक्ट 1 में सारी एक्टिविटीज होंगी, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स होगा, फिर प्रोडक्ट 2 में भी आपका ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारी चीजें एज इट इज चलेगी। पर आपने क्या किया? अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग नहीं बांटा, नहीं डिवाइड किया, आपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपने अपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाया है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा दैट इज योर डिविजनल। जैसे डिविजनल में अपन देखें कि सर मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर शूज, बैग्स, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सारा मैं बेच रहा हूं, है ना, सही बात है। अब क्या होगा? मैंने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डिवाइड किया, ठीक है। अब बैग्स की हम लोग बात करें तो बैग के लिए मेरे को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, परचेजिंग होगा, सेलिंग होगा, सब कुछ मेरे को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आई होप दोनों में डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा, फंक्शनल एंड डिविजनल में। ठीक है जी, बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? बोलते रहो यार, थम्स अप करते रहो। हाँ जी सर बढ़िया है, लाइक वाइक कर दो। ठीक है, सही बात है। क्या एडवांटेजेस है? क्या एडवांटेजेस है सर? स्पेसिफिक हम लोग देखो, फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया है कि सर मैं ना शूज पे फोकस करूंगा, तो जो भी मेरा प्रोडक्ट है ना उस पर मैं अच्छे से फोकस कर पाऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग करूंगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है अगर हम डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के पास फिर इतने सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे तो भी दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी, है ना। तो ये बोलना चाह रहा है कि सर अगर अपन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है, एक पर्टिकुलर मार्केट पे जो है हम लोग फोकस कर सकते हैं, और हर एक डिवीजन का कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बेटर वे में आपकी हो सकती है। अब डिसएडवांटेज क्या है सर? डुप्लीकेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। कैसे डुप्लीकेशन हो जाएगा? जस्ट सी ओवर हियर कि सर यहाँ पे बैग्स में भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज देखना पड़ रहा है, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, परचेजिंग, सर ऐसे ही आपको बुक्स में भी देखना पड़ेगा, वहां पे भी चारों एक्टिविटी होंगी। तो ये जो रिसोर्सेज में लग रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो है डुप्लीकेशन हो जाएंगे हमारे रिसोर्सेज का, जैसे कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट भी जो है बढ़ सकती है ना। और हर एक जो डिवीजन है हो सकता है उनमें इंटीग्रेशन जो है कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक हमारा आता है गाइस यहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है हमारा क्या होता है सर? आपका हाइब्रिड है। हाइब्रिड इन द सेंस कि सर एम्प्लॉय के ऊपर एक से ज्यादा सुपीरियर होते हैं, एक से ज्यादा कहीं ना कहीं जो है ऑर्डर और कमांड देने वाले होते हैं।
यानी कि अगर कहें हम लोग पढ़ें तो क्या है सर, क्या यहाँ पे दिया गया है, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉयज हैव ड्यूअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि एक तो सर आपके फंक्शनल मैनेजर भी हो सकता है और एक आपका प्रोडक्ट मैनेजर या डिविजनल मैनेजर भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा मैनेजर आपके ऊपर होंगे और उनकी आपको जो है कहीं ना कहीं सुननी पड़ेगी। क्रॉस फंक्शनल टीम्स हमारे पास होती है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे एक से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पास सुपीरियर होते हैं, और इससे फायदा क्या होता है ना, इससे फायदा क्या होता है, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क हो पाता है, एक्सपर्टीज भी हमें मिल पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देखो, अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को, है ना। दिस इज योर मैट्रिक्स, सही है। यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट या सीईओ है, अब यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, वीपी हो गया, वीपी मैन्युफैक्चरिंग, वीपी फाइनेंस, वीपी मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजर ए, ठीक है, या इनके नीचे जो है बहुत सारे आपके वर्कर्स आ गए, तो अब ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ की बात करूंगा तो सर मेरे को इसकी भी सुननी पड़ेगी, मेरे को इसकी भी सुननी पड़ेगी, सही बात है। तो ये कहीं ना कहीं ड्यूअल रिलेशनशिप आप सभी को बताता है मैट्रिक्स आपका स्ट्रक्चर, जहां पे एक से ज्यादा सुपीरियर आपके पास होते हैं और एट ए टाइम आपको सभी का मानना पड़ता है और कोलैबोरेशन से कहीं ना कहीं काम। अब आप देखो इससे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है ना, इसका एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आपके आ सकते हैं। एडवांटेज की बात करूं तो सर फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, कोई भी किसी से जाके पूछ सकता है, कोई किसी को बता भी सकता है ना। और एक मान लो कोई बहुत बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां पे कहीं ना कहीं आप सभी का ये हेल्पफुल हो सकता है। बट डिसएडवांटेज क्या है सर, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जब हमें समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो जो बंदा होगा उसको पता नहीं होगा कि मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, कौन मेरे को ऑर्डर देगा या मेरे को किससे कमांड लेनी है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और इससे कहीं ना कहीं हो सकता है जब कम्युनिकेशन आपका नहीं है अच्छा, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि प्रॉपर वे में आपको नहीं पता है कि आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इससे क्या हो सकता है सर, कंफ्यूजन क्रिएट तो हो गई, साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी कहीं ना कहीं आप सभी के यहाँ पे होने लग जाएंगे आपके फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बीच में, ठीक है। और फिर पिसेंगे कौन सर, हम लोग पिसेंगे जो काम नहीं कर रहा है। ऊपर वाले मैनेजर तो बोल देंगे सर हमने तो किया था, योगेश सर ने नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, सही बात है। तो ये गाइस आप सभी का होता है दैट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस, ट्राई कर रहा हूं सिंपलेस्ट वे में आप सभी को चीजें समझा पाऊं अच्छे तरीके से, है ना। बस आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। शेयर करते रहो गाइस, लाइक करते रहो, जो अभी आए हैं सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और स्टार्टिंग से जरूर देखना, बहुत कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो करवाया है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही हमारी कहीं ना कहीं स्कीम है और इसी को हम लोग इसी लेगेसी को आगे लेते हुए चलते हैं। एक हमारा हो जाता है सब बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, बैरियर फ्री ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। कोई भी किसी से कर रहा है, कोई भी किसी से भी कहीं ना कहीं करता है कि सर आपका इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपके जो आउटसाइडर फैक्टर्स हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो है रिलेटेड आपके पास यहाँ पे होते हैं कि फंक्शन 1 फंक्शन 2, जैसे आपका मार्केटिंग, प्रोडक्शन, R&D तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये आपके इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ये सर बाहर से भी है, जैसे आपका जो मार्केटिंग है वो आपके कस्टमर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, है ना, सप्लायर से आपके कनेक्टेड होते हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो है कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को देख रहे होते हैं, ये पूरा का पूरा। तो इस तरीके का जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है दैट इज योर बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा